अस्सलाम वालेकुम। इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमने मैक्रोफेज के ऊपर जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं उसको देख लिया था। अब हमने कंटिन्यू करना मैक्रोफेज किस किस चीज़ को सिक्रेट करते हैं। अच्छा, जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होता है तो वो कुछ साइटोकाइंस को रिलीज़ करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस हैं वो दो हैं, कुछ और भी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो IL-1 और TNF अल्फ़ा है। कुछ और जो हैं उसमें IL-6, 8 और 12 आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं IL-1 क्या है। IL-1 और TNF अल्फ़ा जो है इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको इकट्ठा ज़रा डिस्कस कर लेंगे। दोनों का काम तकरीबन सिमिलर होता है कि दोनों जो है एंडोथेलियल सेल्स जो है ना उसके अंदर एडियल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम न्यूट्रोफिल को पढ़ेंगे ना, तो न्यूट्रोफिल जब एक इन्फ्लेम टिश्यू की तरफ जाता है तो वो कुछ प्रोसेस से गुजरता हुआ जाता है। मतलब कि रोलिंग होती है, एडहेजन होती है, उसके बाद कीमोटैक्सिस होती है वगैरह। ये कुछ उसके ना स्टेप्स होते हैं इन्फ्लेम टिश्यू के पास जाते हुए ना। तो ये हमारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। ये हमारे पास एंडोथेलियल एडियन मॉलिक्यूल्स है ना उसकी एक्सप्रेशन को बढ़ा देंगे। ठीक है। अब हम सेपरेट सेपरेट इसकी बात करते हैं। IL-1 जो है उसका क्या काम है। IL-1 को ना इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं कि जब फर्स्ट लाइन डिफेंस के बाद ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो इसको इनकाउंटर करती है वो मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एक फौज खड़ी हुई है। कोई भी चीज़ म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब इंटर होगी तो सबसे पहले उसका सामना जो है मैक्रोफेज के साथ होगा। तो सबसे पहले खड़ी हुई है तो सबसे पहला इंटरल्यूकिन वो रिलीज़ करेगी। ठीक है। करती क्या है, ये हमारे पास एंडोजिनस पायरोजेंस को सिक्रीट करती है जिसकी वजह से हमारे पास फीवर हो जाता है। एक एक्सोजिनस पायरोजन भी होता है, उसको भी आप याद रख लें कि वो हमारे पास होता है LPS, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। और ये एक और काम भी इसका होता है कि ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगी और वो टेम्परेचर सेट पॉइंट को चेंज कर देगी और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उस बॉडी के टेम्परेचर की वजह से ही वो पैथोजन खुद ब खुद किल हो जाएगा। IL-1 ने काम क्या किया, उसने पायरोजन को रिलीज़ किया। पायरोजन ने जाकर हाइपोथैलेमस पे एक्ट किया। हाइपोथैलेमस के अंदर उसने टेम्परेचर सेट पॉइंट को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं TNF अल्फ़ा। TNF अल्फ़ा का काम क्या है कि वेस्कुलर लीकेज करवाता है और हैंस लीड टू सेप्टिक शॉक इन सम पीपल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन के अंदर TNF अल्फ़ा रिलीज़ होता है तो किसी किसी बंदे के अंदर इसका एक्शन इतना सवियर होता है कि इतनी ज़्यादा वेस्कुलर लीकेज करवा देता है, इतनी ज़्यादा परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करवा देता है कि उस बंदे को सेप्टिक शॉक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, TNF अल्फ़ा ना एक और काम भी करवाता है। ये ना कैक्टिन को रिलीज़ करता है। कैक्टिन जाके क्या करता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट करता है फैट टिश्यू के अंदर। उसकी वजह से फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। तो उसकी वजह से एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं कैक्सिया। तीसरा काम जो TNF अल्फ़ा करवाता है ना, वो ये है कि ट्यूमर सेल्स को किल करता है। इसका नाम है ना ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF। तो जिस तरह का नाम है तो उस तरह का काम भी है। तो वो ट्यूमर सेल्स को एनिमल्स के अंदर किल करेगा, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर देता है जिसको हम कहते हैं DIC। इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन करवाएगा तो हमारे पास DIC एक कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाएगी। बाकी इंटरल्यूकिन जो तीन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे उसका फंक्शन देख लेते हैं। IL-6 जो है वो पायरोजन के तौर पे एक्ट करता है और फीवर काज करवाता है। इसी तरह एक और काम करवाता है, वो एक्यूट फेस प्रोटीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। IL-8 जो है वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि उसका कीमोटैक्टिक एजेंट है न्यूट्रोफिल्स का। और IL-12 जो है वो हमारे पास अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, मतलब अडेप्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है कि TH1 डेवलपमेंट हो जाए। अब हमने मैक्रोफेजेस को पढ़ लिया। अब हम न्यूट्रोफिल्स को देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बैकअप सेल होते हैं। जब एक जगह इन्फ्लेमेशन होती है, कोई हमारे पास इन्फेक्शन आता है, कोई पैथोजन आता है, तो क्या होता है, सबसे पहले मैक्रोफेजेस ना उसको देखते हैं। तो जब मैक्रोफेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं ना तो वो न्यूट्रोफिल्स को भी बुला लेते हैं, भाई यहाँ पे कोई चीज़ आ गई है उसको मारना है, सारे आ जाओ वहाँ पर। तो वो बुला लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स बनते कहाँ से हैं ना, बनते हैं इसकी एक वही सोर्स होता है जैसा बाकी ल्यूकोसाइट्स का है, बोन मैरो से प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद जो है कुछ दिन सर्कुलेशन के अंदर रहेंगे। ये हमारे पास जो है ना 5 दिन सर्कुलेशन में रहता है और एक्टिव ना हो तो मर जाएगा। ठीक है। तो ब्लड सप्लाई से इसको कैसे बाहर निकालते हैं, साइट ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरफ कैसे जाते हैं। कुछ साइटोकाइन ना हमारे पास मैक्रोफेज रिलीज़ करते हैं, तो उन साइटोकाइंस की वजह से, जैसे हमने एक पढ़ा है ना अभी, IL-8 न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। तो साइटोकाइंस की वजह से जो है वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छा, जब वो इंटर हो जाए टिश्यू के अंदर तब उनका काम क्या होता है, अब उन्होंने सिर्फ फैगोसाइटोसिस करनी है। फैगोसाइटोसिस क्यों करनी है, क्योंकि उनके अंदर लाइजोसोम में ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, ग्रैन्यूल्स पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, ग्रैन्यूल स्टेन पिंक विद ब्राइट स्टेन। तीन होते हैं ना, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेजोफिल। जो न्यूट्रोफिल हैं उनके ग्रैन्यूल्स का कलर पिंक होता है, इयोसिनोफिल का रेड होता है और बेजोफिल का ब्लू होता है। तो ये इसको आप इस तरह ना याद कर लेंगे।
ठीक है। इनके अंदर ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होता है और वो पिंक स्टेन कर रहा होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मैक्रोफेजेस को जब इन्फ्लेमेशन हमारे पास कहीं हो रही होती है। अब सवाल आ जाता है कि ये ब्लड स्ट्रीम से निकलते कैसे हैं बाहर, इनका क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो वो स्लो डाउन होंगे ना ब्लड स्ट्रीम के अंदर। देखें ना, ये ब्लड स्ट्रीम है तो इसके अंदर ये सेंटर के अंदर जो है ये जा रहे होते हैं सेंटर के अंदर। ठीक है। सबसे पहले ये स्लो डाउन होंगे, जब वेज़ोडाइलेशन होगी तो ये स्लो डाउन होंगे और जाकर ये अटैच हो जाएंगे एंडोथेलियल सेल के साथ। न्यूट्रोफिल्स के बाहर ना कुछ हमारे पास एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेलाइल लेविस एक्स, और ये जाके हमारे पास बाइंड करते हैं एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर सिलेक्टिन मॉलिक्यूल्स। पी सिलेक्टिन होता है, ई सिलेक्टिन होता है एंडोथेलियल सेल के बाहर, उनके साथ जाके ये बाइंड करते हैं तो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जब स्लो डाउन हो जाएंगे अगला स्टेप इनका जो है वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे कहीं पर। न्यूट्रोफिल्स के ऊपर एक इंटेग्रिन सीक्वेंस होता है और इंटेग्रिन सीक्वेंस जो है वो जाके एंडोथेलियल सेल के आई कैम के साथ बाइंड करता है। जब ये बाइंडिंग हो जाएगी तो वो एक जगह जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, टाइटली बाउंड हो जाएंगे। उससे अगला स्टेप होता है कि वो उसने ब्लड वेसल से बाहर निकलना है। न्यूट्रोफिल जो है वो PKM1 के साथ बाइंड करेंगे, एंडोथेलियल सेल के दरमियान कुछ होता है एक मॉलिक्यूल, उसके साथ बाइंड करेंगे और वहाँ सेल से एग्जिट कर जाएंगे, वेसल से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद जब वेसल से एग्जिट कर जाएंगे तो अब टिश्यू में किसी जगह पे एक इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसने वहाँ जाना है। तो हमारे पास C5a ये कम्प्लीमेंट सिस्टम का एक पार्ट है, और IL8 हमने यहाँ पढ़ा था ना, IL8 अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को। IL8 और C5a जो है उसको माइग्रेट करवा दे, उसको कीमोटैक्सिस करवा देंगे टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये वो वहाँ की कीमोटैक्सिस करके इन्फ्लेमेशन की साइड पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। अब एक और बात आ जाती है कि ये हमने कुछ पढ़े हैं, ये एक सीक्वेंस पढ़ा है, सिलेक्टिन पढ़े हैं हमने, इंटेग्रिन पढ़े हैं, आईकैम पढ़े हैं। इनकी ना कुछ साइंस एक यहाँ पर है वो लिखी हुई है। तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, उनके ऊपर SLX मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हर वक्त मौजूद होते हैं। लेकिन हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, देखो यहाँ हमने पढ़ा था मैक्रोफेजिस क्या काम करते हैं, IL1 और TNF अल्फा मैक्रोफेजिस के की साइटोकाइंस हैं। ये करवाते हैं एंडोथेलियल एडियन मॉलिक्यूल की एक्सप्रेशन। ठीक है। SLX मॉलिक्यूल तो हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ना, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन, ये हमारे पास इसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं IL1 और IFN अल्फा इंटरफेरोन, IFN गैमा इंटरफेरोन गैमा की रिस्पॉन्स में जो है प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह जो है एंडोथेलियल सेल के ऊपर ICAM1 सीक्वेंस हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स के ऊपर जो इंटेग्रिन आना है वो हमारे पास इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन आना है। इन्फेक्शन मतलब LPS हो सकता है, उसके अंदर कुछ और भी मीडिएटर्स हो सकते हैं। LPS की वजह से आना है और किसकी वजह से प्रोड्यूस होना है, C5a के रिस्पॉन्स में वो हमारे पास इंटेग्रिन ने एक्सप्रेस होना है। ICAM तो मौजूद है लेकिन इंटेग्रिन ने किसी LPS और C5a की वजह से प्रोड्यूस होना है वहाँ पे। इसी तरह SLX जो है हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमारे पास P सिलेक्टिन और E सिलेक्टिन ने IL1 और IFN गैमा इंटरफेरोन गैमा की वजह से वहाँ पे एक्सप्रेस होना है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर ना कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ लार्ज ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं। अच्छा, जो स्मॉल ग्रैन्यूल्स है ना वो हमारे पास सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स हैं, लेकिन जो लार्ज ग्रैन्यूल्स हैं वो हमारे पास प्राइमरी ग्रैन्यूल्स हैं। सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, उनके अंदर ना अल्कलाइन फास्फेटेज होता है। अच्छा, अल्कलाइन फास्फेटेज को ना एक मैं रिलेट करूँगा ल्यूकीमिया के साथ। जब हम CML को पढ़ेंगे ना तो CML के अंदर ना एक इंडिकेशन होती है, टेस्ट करवाते हैं ना ILP, तो उसके अंदर उसका लेवल बहुत कम आ रहा है। तो कैंसर है ना, ब्लड कैंसर CML, तो उसके अंदर जो है ILP का लेवल जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि ILP कहाँ से आना होता है, ILP आना होता है ग्रैन्यूल से। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स जो है उसके अंदर कम होते हैं तो ILP का लेवल भी उसमें कम होता है। इसके अलावा उसके अंदर और क्या क्या होता है ग्रैन्यूल्स के अंदर, ILP तो हो गया, अब उसके बाद होंगे लाइसोजाइम्स होंगे जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक करेंगे। इसी तरह हमारे पास कोलेजन को तोड़ने वाले एंजाइम्स होंगे। इसी तरह लैक्टोफेरिन होगा। लैक्टोफेरिन वैसे होता है ब्रेस्ट मिल्क में है और काम क्या करता है, वो आयरन को बाइंड करता होता है। लेकिन हमारे पास जो न्यूट्रोफिल में इसका जो एक्शन है वो ये है कि उसने सेल लाइसिस को करना है, बैक्टीरियल सेल लाइसिस करनी है। ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये फैगोसोम के साथ बाइंड करेंगे और उसको जो फैगोसोम के अंदर जो पैथोजन होगा उसको किल कर देंगे। इसके अलावा एक और का ये है, एक पॉइंट है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर भी रिलीज़ होते हैं ये ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब आ जाती है लार्जर ग्रैन्यूल्स। लार्जर ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, वो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसके अंदर एसिड फास्फेटेज होता है जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और कुछ होता है MPO होता है माइलोपेरोक्सीडेज। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी बस्ट के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन जो है
MPO की मौजूदगी में जाके हमारे पास उसके कुछ आगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनते हैं माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, ये भी फैगोसोमल बाइंड करेगा, लेकिन इसका एक और पॉइंट ये है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलरली रिलीज़ नहीं होगा। देखो ना, अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को हमने एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज़ कर दिया तो वो हेल्दी को भी मारेगी और इन्फेक्शन को भी मारेगी, दोनों को मारेगी। ठीक है, इसलिए जो है ये रिलीज़ नहीं होते। इसके बाद आ जाते हैं, कंसेप्ट आ जाता है बैंड फॉर्म। न्यूट्रोफिल्स के ना एक बैंड फॉर्म होती है। इमेच्योर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, उसके जो न्यूक्लियस की शेप होती है ना, वो बैंड लाइक होती है। तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जब न्यूट्रोफिल की तादाद बढ़ जाती है ना, इमेच्योर न्यूट्रोफिल थोड़े से आ जाते हैं, तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस की शेप होती है ना, वो बैंड लाइक होती है। जब हम उसको ना स्मेयर बनाते हैं ना, ब्लड स्मेयर, तो हमारे पास ना डिटेक्टर होते हैं। ये यहाँ पर ये वाला सेल आके अटैच होगा, यहाँ पर ये वाला सेल आके अटैच होगा, यहाँ पर ये वाला सेल आके अटैच होगा। तो उसके लेफ्ट साइड पे ऊपर ना ये हमारे पास डिटेक्टर होता है, जहाँ पर आकर बैंड फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिल ने अटैच होना होता है। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये जाकर वहाँ अटैच हो जाते हैं, ज़्यादा यहाँ हो जाते हैं कम, तो हम कहते हैं कि लेफ़्ट शिफ्ट हो गई है, देयर इज़ लेफ़्ट शिफ्ट इन स्मेयर। तो ये बुक में लिखा हुआ है कि लेफ़्ट शिफ्ट हो जाती है स्मेयर के अंदर। ठीक है, कुछ और फीचर्स भी हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के, उसको देख लेते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बिल्कुल नहीं होते। जो मैक्रोफेज होते हैं ना, उनका काम दोनों होता है, वो एंटीजन को प्रेजेंट भी करते हैं और फैगोसाइट भी करते हैं। मैक्रोफेज के हमने 3 फंक्शन पढ़े थे, फैगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन। तो 2 फंक्शन तो हमने यहीं पे बात कर ली ना, मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंट करते हैं और फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल जो हैं वो सिर्फ फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ये एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा कीमोटैक्टिन ऑफ न्यूट्रोफिल जो हैं कौन कौन से, अभी हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर माइग्रेशन, ट्रांस माइग्रेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था कीमोटैक्सिस। तो उसके अंदर हमने ये बात की थी कि C5a और IL8 जो हैं उसके कीमोटैक्टिक एजेंट हैं। और ऑप्सोनिन क्या होते हैं? ऑप्सोनिन देखते हैं ना, कोई फॉरेन बॉडी में आ गई है तो जाके ऑप्सोनिन उसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब ऑप्सोनिन जब जाके अटैच होगा तो उसको हमारे पास फैगोसाइट्स जो सेल्स हैं वो उसको जाके रिकोगनाइज करेंगे, उस फॉरेन बॉडी को इंगल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्सोनिन का काम होता है। लेकिन जो ऑप्सोनिन हमारे साथ न्यूट्रोफिल के साथ अटैच होती है वो सिर्फ एक ही है। IgG जो है वो सिर्फ न्यूट्रोफिल के साथ अटैच होती है, मतलब न्यूट्रोफिल के साथ और कोई भी अटैच नहीं होता। एक वाहिद ऑप्सोनिन जो अटैच होता है वो क्या है? IgG। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास इंडियन इम्यूनिटी का, वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम एक ब्रीफ रिव्यू इसका यहाँ पे भी कर लेते हैं। कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो लीवर प्रोड्यूस करता होता है। जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है वो C3 है, बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होती है और स्पॉन्टेनियसली ही ब्रेक होती है इनटू C3b और वी द अल्टरनेटिव पाथवे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ना पाथवे होते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे, लेक्टिन पाथवे एक होता है, ठीक, क्लासिक पाथवे होता है। तो अल्टरनेटिव पाथवे के ज़रिए जो है ये हमारे पास C3b के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब C3b जो है जाके बाइंड करती है हमारे पास पैथोजन के सरफेस के ऊपर होते हैं अमाइनो ग्रुप या हाइड्रोक्साइल ग्रुप, उनके साथ जाकर बाइंड करता है, बाइंड होकर स्टेबलाइज हो जाता है। देखो ना, अगर बाइंड होकर स्टेबलाइज हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ किसी के साथ बाइंड तो फ़ौरन ही उसकी रैपिड डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, जब स्टेबलाइज हो गया तो ये क्या बना देगा? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? C5b, C6, C7, C8, C9। ये आपको ना स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसके अंदर आप देखें कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कैसे बना हुआ है, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स का जो है 2 इंपॉर्टेंट रोल हैं। क्या क्या काम करते हैं? ये हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। कैसे किल करते हैं इसको हम बाद में बात करते हैं। दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। दूसरा फंक्शन ये है कि इंटरफेरोन गैमा को प्रोड्यूस करवाता है। इंटरफेरोन गैमा क्या करता है? वो आगे जाके मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देता है। अब हम इस बात की तरफ आते हैं वापस कि किस तरह वायरस इन्फेक्टेड सेल को जो है किल करता है। हमारे पास एक होता है MSC क्लास 1 एक सेल सरफेस मॉलिक्यूल है जो कि ना ह्यूमन सेल्स के ऊपर मौजूद होता है। तो ये ना एंटीजन को प्रेजेंट करता होता है CD8 टी सेल्स के पास। जब वो CD8 टी सेल फिर इससे एक्टिवेट हो जाते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देते हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट ना। लेकिन कुछ वायरस होते हैं जो कि इसको MSC क्लास 1 को जो है ब्लॉक कर देते हैं, उसको एंटीजन प्रेजेंट करने नहीं देते। तब जब ये नेचुरल किलर सेल देखते हैं ना कि कुछ कुछ सेल्स के ऊपर MHC क्लास 1 की जो सेल सरफेस मॉलिक्यूल है वो कम है, तो वो उन सेल को जो है जाके क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनके से रिकोगनाइज करते हैं और डिस्ट्रॉय ह्यूमन सेल विद रिड्यूस्ड MSC क्लास 1 सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब हम देखते हैं कि एन एन के सेल, जिसको नेचुरल किलर सेल कहते हैं, ये इनके पास कुछ सरफेस मार्कर्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है CD16 और एक होता है CD56। CD16 का काम क्या होता है, ये FC पोर्शन ऑफ IgG के साथ बाइंड करता है और उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। मतलब कि सिर्फ उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस किया इसने और कुछ काम नहीं किया। इन्हेंस करके ये क्या कर रहा है आगे, इन्वॉल्व इन एंटीबॉडीज डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, इसको हम कहते हैं ADCC। ADCC भी इसको हम कहते हैं, इसको हम ना आगे जाके यहाँ पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। ADCC भी इसको कहते हैं। ADCC क्या होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। तो ये CD16 का काम है। अब आ जाता है CD56। इसका एक और नाम भी है NCAM भी इसको कहते हैं, न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल। ये हमारे पास जो है एक तो एन के सेल के ऊपर भी मौजूद होता है ये रिसेप्टर, इसके अलावा ये ब्रेन के अंदर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर भी मौजूद होता है। और ये हेल्प करता है कि हमारे साथ एन के सेल के साथ या ये जो ब्रेन के सेल हैं इनके साथ बाकी सेल अटैच हो जाएं। एन के सेल अटैच होता है आपस में, दूसरे एन के सेल के साथ अटैच भी हो सकता है। एन के सेल जो है दूसरे इम्यून सेल के साथ भी अटैच हो सकता है। एन के सेल जो है एंडोथेलियल सेल के साथ भी अटैच हो सकता है, इस रिसेप्टर की वजह से, CD56 की वजह से, ठीक है। अब हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।